तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना होगा, N/Y इंटू 1000 मोल्स ऑफ सल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू द 1000 मोल्स ऑफ सल्यूट, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के हिसाब से 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना मोल ऑफ सल्यूट रह रहा होगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना मोल ऑफ सल्यूट रह रहा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलालिटी, जो कि इसको हम बोलते हैं मोलालिटी, और इट इज डेजिग्नेटेड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल m। ठीक है, मोलालिटी को हम शाइन देते हैं आज स्मॉल m। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो हो गया मोलालिटी के बारे में। अभी हम आते हैं मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के अंदर रिलेशन। तो मोलालिटी मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट into 1000 by मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वहां पर y क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट ही था ना ग्राम में जो हम कंसीडर कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स का एक बढ़िया सा फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज मास गिवन सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट into 1000 by mass of solvent in gram। यही होता है। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूं, अभी मैं आपको मोलर मास एंड मोल फ्रैक्शन के अंदर रिलेशन बता देता हूं। ठीक है, मोलर मास एंड, हाँ बोलो, सॉरी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के अंदर मैं आपको रिलेशन बता देता हूं। ठीक है, हाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को वहीं पर रहने दो। मैं एक काम करता हूं, ऊपर न्यूमेरेटर में मतलब लॉबरे ମୁଁ मल्टीप्लाई करूची मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड इन डिनोमिनेटर और हर रे भी मु कौन करची ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम था ना, यहां पर भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। न्यूमेरेटर में मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई किया। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ गलत हुआ क्या? नो सर, नो सर। स्वाति, स्वाति, नो सर। अरे लब्बरे गोटे जिनस मल्टीप्लाई कलो, हररे गोटे जिनस मल्टीप्लाई कलो, देयर विल बी नो दिटा कटिଯିवो। अच्छा, ये वाला जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, इट इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमेरेटर। वो अगर नीचे आएगा तो क्या होगा, डिविजन होगा। अगर वो नीचे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा और डिवीजन हो जाएगा। सो आई कैन ऑल्सो राइट n into 1000 बाय मोलर मास को मैं लिख लेता हूं mm सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम को मैं लिख लेता हूं मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कुछ गलत हुआ, मतलब ऊपर न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई हुआ था, नीचे लाके मैंने इधर क्या कर लिया, उसको डिवाइड कर लिया। श्रीतम, कुछ गलत हुआ क्या? ये कैपिटल इन क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देन मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लेता हूं, इधर उधर मतलब
in solute into 1000 बाय, ये सॉल्वेंट को इधर ले आता हूं, मोलर मास को इधर ले जाता हूं। श्रीतम कुछ गलत हुआ? टोटल नंबर ऑफ मोल मेरे पास कितना है? कैपिटल N प्लस स्मॉल n। और आपको मैंने बताया अभी अभी कि ऊपर एक चीज मल्टीप्लाई करो, नीचे एक चीज मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऊपर एक चीज डिवाइड करो, नीचे भी एक चीज डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं लिख लेता हूं n, ऊपर मैंने डिवाइड किया n प्लस कैपिटल N, नीचे में लिख लेता हूं n, नीचे में भी वही डिवाइड किया, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। तो होगा क्या? ये भैया क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन। तो मैं लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट into 1000 divided by molar mass of solvent. This one is equal to molality. This one is equal to molality. तो molality and mole fraction के अंदर हम लोगों ने रिलेशन निकाल ही दिया। यहां तक छोटे छोटे चीज जैसे कि एक सोल्यूशन में होता क्या है? सल्यूट होता है और क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। एक सोल्यूशन में होता क्या है? सल्यूट होता है प्लस क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। यही तो जनरली हम सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? आप बोलते हो कि जो ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है, लेकिन ये एक साइंटिफिक बेसिस ऑफ डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो सॉल्वेंट होगा क्या कि जो भी सब्सटेंस एक तो ज्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक, ये तो डेफिनेटली आप लोग बचपन से पढ़ते आए। दूसरा ये कि जो अपना स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड या फिर सॉलिड या फिर गैस, जो खुद का जो स्टेट ऑफ मैटर होगा वो सॉल्यूशन से पहले जो होगा उसका स्टेट ऑफ मैटर, सॉल्यूशन के बाद भी वही स्टेट ऑफ मैटर को वो कंटिन्यू करेगा। सॉल्वेंट कौन होगा ना? जो ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो अपना स्टेट ऑफ मैटर और फिजिकल स्टेट बिफोर द सॉल्यूशन जो होगा, आफ्टर द सॉल्यूशन भी उसी को मेंटेन करेगा या फिर उसी को ही कंटिन्यू करेगा। जैसे कि चीनी सॉलिड है एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बनने से पहले वाटर क्या था? लिक्विड था। सॉल्यूशन बनने के बाद वाटर भी क्या है? लिक्विड है। नमक पानी, सॉल्यूशन बनने के बाद नमक सॉलिड था, लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद नमक ने अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर लिया। सॉल्यूशन बनने से पहले पानी लिक्विड था, सॉल्यूशन बनने के बाद भी पानी क्या है? लिक्विड है। तो अपना स्टेट ऑफ मैटर वो कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, एटमॉस्फेयर में कौन ज्यादा अमाउंट है? श्रावणी, व्हाट एटमॉस्फेयर कौन अच्छा अधिक? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। सो डेफिनेटली नाइट्रोजन विल बी द सॉल्वेंट फॉर द एटमॉस्फेयर। अगर आपको पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर में सॉल्वेंट कौन है, तो डेफिनेटली आप क्या बताओगे कि नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट देयर। चलो
ये हो गया आप लोगों का खत्म इसके बारे में क्या कुछ फंडामेंटल के बारे में। नेक्स्ट हम आएंगे कि व्हाट इज the relation between the temperature and different substance, temperature and different unit of measurement of concentration। अच्छा, मोलालिटी का यूनिट क्या होगा? ओ भैया बोलो, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर 1000 ग्राम और 1 केजी। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर 1000 ग्राम और 1 केजी, मतलब नंबर ऑफ मोल पर 1 केजी। और मैं बता सकता हूं मोल केजी इनवर्स। ये हो गया मोलालिटी का यूनिट। सिंपल, अरे नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर 1 केजी, दैट इज मोल केजी इनवर्स। खत्म। नेक्स्ट, टेम्परेचर और बाकी जितना भी हमने पढ़ा अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ लिया? कंसेंट्रेशन सब पढ़ लेना, ठीक है? कंसेंट्रेशन सब पढ़ लेना, पूरा का पूरा। आज मैं खत्म कर देता हूं पूरा का पूरा, आप लोग उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि टेम्परेचर किस किस को अफेक्ट करता है। हमने पढ़ा एक मोलारिटी, एक मोलालिटी, एक नॉर्मालिटी, एक और क्या पढ़ा हमने? मोल फ्रैक्शन। हाँ, मोल फ्रैक्शन। वो मोल फ्रैक्शन को छोड़ो, इतना ही हम पढ़ते हैं, ठीक है? हमको बस इतने के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, किस किस को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड उबलना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से कोई भी सब्सटेंस में, ओनली लिक्विड, किसी को भी आप कंसिडर कर लो, सॉलिड ले लो, गैस ले लो, बस वाटर का जो एनोमलस बिहेवियर है उसको छोड़, टेम्परेचर बढ़ने से, वाटर इज एक्सेप्शनल थिंग, उसको छोड़ के बाकी सब एक्सपांड होते हैं। डेफिनेटली आयरन को हीट कर दो वो एक्सपांड हो जाएगा, गैस को हीट कर दो वो एक्सपांड हो जाता है। तो वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब आप लोगों का गुस्सा हो जाता है तो ऐसे फूल जाते हो, पूरा मुंह लाल बना के। तो डेफिनेटली जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। आप भी वॉल्यूम बढ़ा लेते हो। तो वॉल्यूम जो बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो बढ़ जाता है, आई कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप लोगों को याद होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स into 1000 by volume of solution, 1000 by volume। so molarity is inversely proportional to volume। अरे वॉल्यूम बढ़ा तो मोलारिटी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोलारिटी, वॉल्यूम कम हुआ तो मोलारिटी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो वॉल्यूम और मोलारिटी का इनवर्स रिलेशन। and temperature is directly proportional to volume, so I can say molarity is also inversely proportional to temperature। अगर वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम होने से टेम्परेचर कम हो रहा है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों के दोनों क्या होगा? मोलारिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर वॉल्यूम यहाँ पर इस अकॉर्डिंग हो गया तो वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी का भी वही चीज, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट into 1000 by volume। the number of equivalent, देखो यहाँ पर भी normality is inversely proportional to volume, I can also say, but
टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम में भी ऊंच नीच हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से में भी वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होगा। लेकिन मास कभी बढ़ेगा क्या? नो। आप पानी को मतलब गर्म करो, उसको जितना भी उबालोगे मास तो कंजर्व रहता है ना हमेशा। रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो वो रेडिएशन एमिट करते हैं उसको छोड़ के बाकी मास तो हमेशा कंजर्व रहता है ना, जितना था उतना डेफिनेटली रहेगा। ओके, सो अगर जितना था उतना रहेगा, अगर जितना था उतना रहेगा, जितना था उतना अगर रहेगा, मास अफेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स आपको मोलालिटी में अगर आपने देखा होगा, मोलालिटी में तो कोई टर्म वॉल्यूम का ऊपर नहीं है ना, तो मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। मोलालिटी है क्या कि नंबर ऑफ मोल इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी मोलालिटी तो कहीं पर भी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मोलालिटी तो अभी कहीं पर भी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मोलालिटी अभी कहीं पर भी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो होगा क्या? तो देखो, मोलालिटी वॉल्यूम को, टेम्परेचर जब अफेक्ट करेगा वो वॉल्यूम को ही अफेक्ट करेगा। अगर यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है, मोलालिटी वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड नहीं करे, भाई तू जितना टेम्परेचर बढ़ाना है बढ़ा, हमको कुछ लेने का दे। तो दैट मीन्स मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलालिटी का टेम्परेचर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। खत्म। देन और क्या क्या था मैं देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं, ठीक है, जस्ट होल्ड ए सेकेंड, मैं देख लेता हूँ आपका। अच्छा, तो स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अरे 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 अरे, मैं नॉर्मलिटी और मोलारिटी के अंदर तो रिलेशन बोलना भूल ही गया। देखो, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स mass given by molar mass into 1000 by volume of solution in ml। नॉर्मलिटी होता है मास गिवन और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाला लिख सकते हो, मास गिवन बाय इक्विवेलेंट मास into 1000 by volume of solution in ml। अरे, इक्विवेलेंट मास को मैं लिख सकता हूं मास गिवन, मैंने बताया था इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलार मास बाई वैलेंसी फैक्टर so I can say बैलेंसी फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हुआ है, बैलेंसी फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर और हॉररे डिवाइड अल्टीमेटली, और हर महादेव इन ml इनटू ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस वन इज इक्वल टू मोलारिटी, सो आई कैन से नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। हाँ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता क्या है, स्ट्रेंथ होता एस, इट इज
अभी तक हम नंबर ऑफ मोल कंसिडर कर रहे थे, अभी तक हम नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर कर रहे थे। ठीक है श्रीतम, यू कैन लीव। इट इज द अमाउंट ऑफ solute, amount of solute in gram present in 1000 ml of solution। देखो मेरे पास है VmL ऑफ सोल्यूशन, उसमें मैंने डाला हुआ है W ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो VmL ऑफ सोल्यूशन में W ग्राम ऑफ सोल्यूट है, 1 ml ऑफ सोल्यूशन में W by V ग्राम ऑफ सोल्यूट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में जितना होगा, जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में जितना ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को हम बोलेंगे स्ट्रेंथ। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ, एस, स्ट्रेंथ। अच्छा एक चीज देखो कि मैंने मोलारिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट into 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया, अभी अभी हम पढ़ा, मास ऑफ सोल्यूट, W ग्राम क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 इज इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेंथ बाय मोलार मास इज इक्वल टू क्या हो गया, मोलारिटी। सो आई कैन से स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलार मास ऑफ सोल्यूट। यहां तक किसको समझ में नहीं आया बोलो, मैं अच्छे से समझा दूंगा। और एक बार, एक तो W क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, ये हो गया क्या, स्ट्रेंथ। उसके जगह पर बस मैंने क्या किया, पुट कर लिया। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, दैट इज, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेट इट बी, मेरे पास सॉल्वेंट है Y ग्राम, सोल्यूट है X ग्राम ऑफ सोल्यूट, Y ग्राम ऑफ सॉल्वेंट